Clause 8. Clause 8. Income on receipt of capital asset or stock in trade by specified person from specified entity. तो फ्रेंड्स क्लॉज 8(1) क्या कहता है? इन एनी टैक्स ईयर स्पेसिफाइड एंटिटी से स्पेसिफाइड पर्सन को कैपिटल एसेट या फिर स्टॉक इन ट्रेड आइदर बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन और बिकॉज ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी अगर ट्रांसफर होता है तो उसको स्पेसिफाइड एंटिटी ने जो कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया है तो वो ट्रांसफर माना जाएगा और स्पेसिफाइड पर्सन के लिए उसको इनकम के तौर पे गिना जाएगा। अब स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है? तो स्पेसिफाइड पर्सन कोई पार्टनरशिप फर्म हो तो उसमें कोई पार्टनर है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो उसका कोई मेंबर है, बट स्ट्रिक्टली नॉट कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति है उसको स्पेसिफाइड पर्सन माना गया है। स्पेसिफाइड एंटिटी किसको कहा गया है? तो स्पेसिफाइड एंटिटी में कोई पार्टनरशिप फर्म है या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, पर उसमें कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का समावेश नहीं होता है, तो उसको स्पेसिफाइड एंटिटी माना गया है। तो फिर से हम ये दोहराना चाहते हैं कि कोई कैपिटल एसेट या फिर स्टॉक इन ट्रेड कोई स्पेसिफाइड एंटिटी यानी कि पार्टनरशिप फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन की एसेट है तो वो अगर डिसोल्यूशन की वजह से या फिर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी स्पेसिफाइड पर्सन को जो उससे रिलेटेड है उसको ट्रांसफर होती है तो वो बकायदा एज पर क्लॉज 8(1) वो ट्रांसफर माना जाएगा और वो स्पेसिफाइड पर्सन की इनकम माना जाएगा। क्लॉज 8(2) ये कहता है कि जैसे क्लॉज 8(1) में हमने डिस्कस किया कि स्पेसिफाइड एंटिटी की ट्रांसफर माना जाएगा, तो क्लॉज 8(2) रोमन 1 ये कहता है कि जब भी जिस ईयर में स्पेसिफाइड एंटिटी स्पेसिफाइड पर्सन को ऐसे कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करता है तो ऑन द पॉइंट ऑफ ट्रांसफर ये स्पेसिफाइड एंटिटी की इनकम माना जाएगा। और क्लॉज 8(2) रोमन 2 ये कहता है कि ये जो स्पेसिफाइड एंटिटी की जो भी इनकम हुई है उसको आइदर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और कैपिटल गेन्स में इनकम के तौर पे गिना जाएगा। 8(3) ये कहता है कि ये जो भी कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड स्पेसिफाइड पर्सन को स्पेसिफाइड एंटिटी ने ट्रांसफर किया है तो वो जिस दिन उसका ट्रांसफर होता है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा और उस हिसाब से पूरा टैक्सेशन अप्लाई होगा। क्लॉज 8(4) में कहा गया है कि ये जो भी डिसोल्यूशन या रिकंस्टिट्यूशन की वजह से जो भी ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड में उसमें उस स्कीम में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करने का प्रयत्न करेगा। क्लॉज 8(5) ये कहता है कि ये जो भी स्पेसिफिकेशन 8(4) में बोर्ड डिटरमिन करेगा उसको 1 अप्रैल 2026 के बाद 2 साल में उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा। क्लॉज 8(6) में साफ कहा गया है कि 8(4) में जो बोर्ड गाइडलाइन के साथ आता है उस गाइडलाइंस को पार्लियामेंट के दोनों पार्लियामेंट के सेशन में रखा जाएगा। वो 1 सेशन हो या 2 सेशन हो या 3 सेशन हो, पर वो 30 डेज से ज़्यादा सेशन नहीं होने चाहिए। उसमें बोर्ड ने जो गाइडलाइन की है उसको एज इट इज़ रखना है, उसको चेंजेस करना है, चेंज करने के बाद उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ऐड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, वो सब डिसीजन पार्लियामेंट डिसाइड करेगी और उसकी अवधि 30 दिनों की रहेगी। तो उस पूरा प्रोसीजर होने के बाद वो गाइडलाइन एक बार डिसाइड हो जाए उसके बाद उसके हिसाब से पूरा ये ट्रांसफर टेक प्लेस होगा। क्लॉज 8(7) में स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, स्पेसिफाइड एंटिटी की जो हमने डिस्कस कर लिया, बट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी का मतलब क्या होता है? तो जैसे पार्टनरशिप फर्म है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसमें अगर पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है या फिर पुराने पार्टनर निकल जाते हैं, नए पार्टनर ऐड होते हैं या फिर बिकॉज ऑफ द डेथ और रेजिग्नेशन पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर हो जाता है या मेंबर सीजेस टू बी मेंबर ऑफ बीओआई और एओपी हो जाता है, तो इस किसी भी तरह का अगर स्पेसिफाइड एंटिटी के बेसिक स्ट्रक्चर में, मेंबरशिप के स्ट्रक्चर में, पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर में अगर चेंज होता है तो उसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी कहा जाता है।